नमस्कार प्यारे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है रेश आईएएस पर। और मैं हिमांशु राय आपको एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ा रहा था। और आज जो हमें बात करनी है वो कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। और मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, इसके कॉजेज क्या है और किस तरीके से मानव जो ह्यूमन कैसे इसके ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, नेचुरल कॉजेज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। और आपको यह भी बताया था कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों आवश्यक है। इन सब के बाद आज हम लोग इसका कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में चर्चा करेंगे। और यहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो कंजर्वेशन स्टेटस एक फेवरेट टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए। तो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंस्टीट्यूशन उठाकर वो सवाल पूछ सकते हैं। तो यहां पे जो सबसे पहले कंजर्वेशन स्टेटस के लिए इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है वो इंस्टीट्यूशन है आपके आईयूसीएन। क्या नाम है इसका? आईयूसीएन। आईयूसीएन। आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम है एक तरीके से कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करना, उन्हें बचाए रखना, नेचर को बचाए रखना। ये सारा काम कौन करता है? आईयूसीएन करती है। अब आईयूसीएन की बात करें तो आईयूसीएन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1948 में। आईयूसीएन बनता है। कब बनता है आईयूसीएन? आईयूसीएन 1948 में इसे बनाया जाता है। और एट प्रेजेंट मौजूदा समय में मोर देन 1400 इसके मेंबर हैं। मोर देन 1400 मेंबर्स हैं, है ना। मोर देन 1400 से ज्यादा है। अब अगर हम बात करें इससे ज्यादा है तो जो गवर्नमेंट या कंट्रीज कहे हैं तो 1400 तो कंट्री नहीं है। तो यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बॉडी और नॉन गवर्नमेंट बॉडी दोनों से मिलकर बनी है। नॉन गवर्नमेंट बॉडी, तो इसके जो मेंबर है गवर्नमेंट बॉडीज भी हैं और नॉन गवर्नमेंट बॉडीज भी इसके मेंबर हैं। इतना आपको याद रखना है। तो 1948 गवर्नमेंट बॉडी एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडी। और इसके बारे में आगे और हम बात करें आईयूसीएन के बारे में ही, तो आईयूसीएन को हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेड डेटा बुक इन्होंने ले आए, रेड डेटा बुक, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। और इसको जो सबसे पहले पब्लिश किया गया था वो 1964 में पब्लिश किया गया था। कब किया गया था बेटा? 1964 में पब्लिश किया गया था। और इसके बाद एक नई क्लासिफिकेशन लाई गई, न्यू क्लासिफिकेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। और इस नई जो क्लासिफिकेशन लाई गई बेटा, इस नई क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो भी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो स्पीसीज है, दिस स्पीसीज आर डिवाइडेड इनटू 9 डिफरेंट पार्ट। और इन्हीं 9 डिफरेंट पार्ट्स को रेड डेटा बुक में रखा जाता है कि कौन किस कैटेगरी के अंदर आएगा। अब इस कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन इसमें होता है, यह बात आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा। क्योंकि कई बार यहां से सवाल पूछा जाता है कि किसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा, इसका क्या मतलब है इस कैटेगरी के। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कैटेगरी है वो एक्सटिंक्ट, जिसे EX के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? EX के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्पीसीज या टेक्सॉन कह सकते हैं आप, कि अ टेक्सॉन या अ स्पीसीज, क्या कह सकते हैं? स्पीसीज whose लास्ट इंडिविजुअल इज एक्सटिंक्ट, जिसका आखिरी जो इंडिविजुअल है वो समाप्त हो चुका है। या आप कह सकते हैं whose लास्ट इंडिविजुअल डाइड। यानी कि जो भी आखिरी जो स्पीसीज का इंडिविजुअल था, जो भी एक स्पीसीज की थी,
वो क्या हो चुकी है, अब वो समाप्त हो चुकी है, वो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट बोलते हैं। कई सारे एग्जाम्पल मैंने दिए थे, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि जावा टाइगर, है ना, आपको दिया था जावा टाइगर के बारे में, आपको सुमात्रा टाइगर के बारे में बताया था, कैस्पियन टाइगर के बारे में आपको बताया गया था, साथ में मैंने डोडो के बारे में आपको बताया, है ना, और सी स्टेलर काऊ के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये ऐसी स्पीसीज थी जो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डायनासोर की बात कर लो आप, पूरा डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया, उस समय काल में जितने भी थे वो सारे समाप्त हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब यही हुआ, इसको ई अक्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसका लास्ट इंडिविजुअल क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, अब उसकी कोई भी नई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। अब दूसरा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसको ईडब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हो चुका है, विलुप्त, है ना, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड को बोलेंगे कि आपके वन में ये विलुप्त हो चुका है, वाइल्ड में विलुप्त हो चुका है, वन जीवन के अंदर ये नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भी इंडिविजुअल है, लास्ट इंडिविजुअल, जिसे अब वन के अंदर, वाइल्ड लाइफ के अंदर इसको नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसको क्या किया गया है, कैप्टिविटी के अंदर कहीं रखा गया है, ठीक है ना, यानी कि ये वाइल्ड में क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, एक्सटिंक्ट इनटू वाइल्ड। लेकिन इनको क्या किया गया है, इनको कैप्टिविटी में रखा गया है, प्रिजर्व्ड इन कैप्टिविटी, तो कहीं कैप्टिविटी में, यानी कि चिड़ियाघर के अंदर या दूसरे तरीकों से इनको क्या किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, कैप्टिविटी के अंदर रखा गया है। तो ये किस में आएंगे, एक्सटिंक्ट इनटू इन द वाइल्ड, यानी कि अब ये जंगल के अंदर तो नहीं पाया जाती, या इनका नेचुरल जो इन्वायरमेंट था उस नेचुरल इन्वायरमेंट में नहीं पाया जाते, बल्कि इनके लिए कोई एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार किया गया है और उस इन्वायरमेंट के अंदर इनको रखा गया। ये किसमें आते हैं, एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनका जो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन होता था, जो स्वाभाविक जो इनका हैबिटेट हुआ करता था एक, वो स्वाभाविक हैबिटेट क्या हो चुका है, वो अब इनके रहने लायक नहीं रह गया, इनको कैप्टिविटी में रखा गया, या अगर रहने लायक है भी तो वहां पे ये सुरक्षित नहीं रह गए हैं। नेक्स्ट आता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी अति संकटग्रस्त कहा जाता है इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अति संकटग्रस्त। देखो ये तो ना तो एक्सटिंक्ट है ना तो एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड है, ये दोनों जगह पाए जाते हैं, आपके कैप्टिविटी में भी इनको रखा जा सकता है, या फिर ये वाइल्ड के अंदर भी जो इनका नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर भी ये पाए जाते हैं। लेकिन इनका क्या है, ये नियर फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट होने की संभावना है, क्या है, मे एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर, that means they are at very high risk, बहुत ही हाई रिस्क है। क्या हाई रिस्क है, यानी कि आने वाले समय में ये क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, एक्सट्रीमली वेरी हाई, एक्सट्रीमली कह लीजिए आप, वेरी की जगह पे आप शब्द यूज कर सकते हो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हाई रिस्क, बहुत ही ज्यादा क्या है, हाई रिस्क है यहाँ पे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के कैटेगरी में। अब देखो इसमें आपको क्या करना है कि भारत से संबंधित जो भी ऐसे पशु हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट वाइल्ड के अंदर या क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, खास करके इंडियन प्रोस्पेक्ट से आपको इन चीजों को देखना पड़ेगा, उन एनिमल्स के बारे में या कोई बर्ड है उसके बारे में। अब इन सबको क्या करूंगा मैं, ये एक एक एनिमल, एक एक वर्ड जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट्स हैं, जिनको पूछा जा सकता है या जो न्यूज में अभी आ रहे हैं, क्योंकि देखो यूपीएससी जो सवाल उठाते हैं ज्यादातर वो करंट अफेयर से ही उठा लेते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूज में अभी कोई बर्ड या पक्षी या फिर कोई भी एनिमल रहा है क्या, तो उससे संबंधित जो भी चीजें होंगी हम उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। पहले हम लोग कैटेगरी समझ लेते हैं, फिर एनिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल चर्चा करेंगे। उसमें से कम हम 15-20 एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें पहले सवाल पूछे जा चुके हैं या अभी पूछे जाने की संभावना है या फिर करंट अफेयर से वो जुड़े हैं, तो उसके लिए एक अलग से हम सेशन रखेंगे जिसमें इसको पूरा कराएंगे।
तो देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब कि ये क्या होता है, नियर फ्यूचर में इनको एक्सटिंक्ट होने की संभावना है और ये एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है। किस पे है ये? एक्सट्रीमली हाई रिस्क पर है, इनको बोला जाएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड। चलो भाई ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इससे थोड़ा सा कम रिस्क जिसके ऊपर होता है इसको क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड कहते हैं। तो वहां पे एक्सट्रीमली हाई रिस्क था, यहां पे क्या हो जाएगा? वेरी हाई रिस्क कह लीजिए आप, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क था और यहां पे क्या हो गया? वेरी हाई रिस्क हो गया, ठीक है ना। और यहां पे ये भी है कि इसके अंदर आने वाले समय में इसको ये संभावना है कि वाइल्ड के अंदर, यानी इट मे एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड, मे एक्सटिंक्ट in the wild, in the wild in near future, near future। आने वाले समय में क्या हो सकता है? ये वाइल्ड में समाप्त हो सकता है, इसको हो सकता है कि केवल प्रिजर्व करके मनुष्य के द्वारा ही रखा जाए। तो ऐसे में इसको काफी ज्यादा थ्रेट है, काफी ज्यादा इसको खतरा होता है। तो इसको किस में रखते हैं? इंडेंजर्ड ईयर में। तो भारत के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। और उसको मैंने बताया कि एक अलग से सेशन जिसमें इस तरीके की जितनी भी स्पीसीज हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो, तो अब हमें जो नेक्स्ट हमारा है वो है वल्नरेबल। तो वल्नरेबल कहा जाता है कि ये इसके जो एविडेंस है, एविडेंस ये कहते हैं कि ये हाई रिस्क पर है ना। अभी तक एक्सट्रीमली रिस्क था तो क्या बन गया वो? ये एक्सट्रीमली तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, हाई रिस्क पे, वेरी हाई रिस्क पे था, क्या बन गया? इंडेंजर्ड। और ये केवल हाई रिस्क पर है, हाई रिस्क, हाई रिस्क क्या हो सकता है? ये में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड इन नियर फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। तो ऐसे को हम रखते हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। तो इसको VU से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? वल्नरेबल को कहते हैं। अगला है यहां पे नियर थ्रीटेन, नियर थ्रीटेन। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है नियर थ्रीटेन। नियर थ्रीटेन कैसे होते हैं, है ना? ये ऐसे स्पीसीज हैं, न तो ये आपके अगर हम बात करें यहां पे तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ना, ना तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ना ही ये इंडेंजर्ड है, और ना ही ये वल्नरेबल। ये तीनों कैटेगरी के अंदर ये नहीं आते, लेकिन फिर भी इनके क्या है? इनके ऊपर फिर भी रिस्क है। दे डजंट कम्स अंडर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड या वेरी वल्नरेबल, इसमें नहीं आते, बट स्टिल दे आर ऑन द रिस्क। ये अभी भी रिस्क पर है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में ये कहां पहुंच जाए? ये वल्नरेबल या इंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंच जाए। तो ये इसको क्या बोलते हैं? एंटी या नियर थ्रेटेन कहा जाता है। ये आपका छठा क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज लीस्ट कंसर्न, जिनके बारे में लिस्ट कंसर्न है, यानी कि हाँ ये लोग कंसीडर किए जाते हैं लेकिन इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। लिस्ट कंसर्न है, ये बहुत ज्यादा खतरे में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर लिस्ट कंसर्न का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमारे पास रहते हैं, ये किसी भी बाकी जो ऊपर के 6 कैटेगरीज थे उनके लिए ये क्वालिफाइड नहीं करते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं करने की जरूरत है। ये अपना ठीक ठाक जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये किस में आते हैं? लीस्ट कंसर्न में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो आपका वो है डाटा डिफिशिएंट। क्या है? डाटा डिफिशिएंट। तो ऐसे जीव जो रिस्क पर हो भी सकते हैं, रिस्क पर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी डेटा प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलते हैं इसको? डाटा डिफिशिएंट बोला जाता है। और सबसे लास्ट में है नॉट इवेल्युएटेड, NE, यानी उनके बारे में अभी इवेल्युएशन ही नहीं किया गया है कि ऊपर वाले किसी कैटेगरी में वो आते हैं भी या नहीं आते हैं। तो टोटल ये 9 कैटेगरी हो गए, याद रखिएगा कौन कौन से हो गए। तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, इसके बाद वल्नरेबल, नियर थ्रेटेन, लिस्ट कंसर्न, डाटा डिफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड। ये टोटल 9 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपके
हमें IUCN के रेड डेटा बुक के अंदर ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है बेटा। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर मैं कुछ जीवों का नाम आपको बता देता हूं, जिससे आपको ये पता चले कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब इसमें बात करें तो फॉरेस्ट आउलेट की बात करें, फॉरेस्ट आउलेट ये क्या है? ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आता है। ठीक है ना। इसकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है बहुत कम हो चुकी है, 70 से लेकर 400 तक ही रह गई है, यानी इतना कम पॉपुलेशन है इनका कि इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर रखा जाता है। ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन वल्चर की बात करें तो इंडियन वल्चर तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन वल्चर जैसा कि 1990 में जितना पाया जाता था, 1990s में जितना पाया जाता था, उसके हिसाब से एट प्रेजेंट लगभग 97% इंडियन वल्चर अब क्या हो चुके हैं? वो समाप्त हो चुके हैं। केवल 33% बचे हैं। इनकी पॉपुलेशन हार्डली ऐसा काउंट किया जाता है कि 50 to 60,000 के आसपास ही बची है। बहुत मतलब काफी कम रह गई। जिनकी संख्या एक समय बहुत आय में पाई जाती थी। मैंने तो अपने आंखों से देखा है, बचपन में मैं जब था तो उस समय मेरे गांव में बहुत सारे गिद्ध रहा करते थे, और मेरे आंखों के सामने ही देखा जाए तो मेरे गांव से गिद्ध गायब हो गए, चले गए, पता नहीं कहां चले गए। अब कहां गए ये तो आपको भी पता है ना। आप जो पशुओं के लिए जो पेन किलर यूज किया जाता था, डिफेक्लो क्या बोलते हैं उसको, देखो नाम मैं भूल रहा हूं। ठीक है ना, डाइफिक्लोनेक ऐसे कुछ नाम है उसका। तो वो जो पेन किलर यूज किया जाता था, तो उस पेन किलर के खाने की वजह से इनकी किडनी खराब हो जाती थी और इनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इससे काफी ज्यादा में इनकी जनसंख्या कम हुई, है ना। तो इसकी वजह से ये किस में रखे जाते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर इनको रखा जाता है। वैसे ही सेम अगर बात करें तो रेड हेडेड वल्चर एक है। क्या है? रेड हेडेड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इनको भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा जाता है। रेड हेडेड वल्चर को भी कहां रखते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखते हैं। इनकी भी पॉपुलेशन 35,000 के आसपास ही बची है, ज्यादा पॉपुलेशन इनकी नहीं रहेगी। तो आप देख लीजिए यहां पे, ये आपका क्या हो गया? रेड हेडेड वल्चर। ऐसे ही व्हाइट रम्ड वल्चर है। तो वल्चर की कई कैटेगरी है जिसे इंडेंजर्ड में रखा गया है। ठीक है ना। और इसके अलावा व्हाइट बिलाइड हेरॉन एक होता है। व्हाइट, क्या बताया मैंने? व्हाइट बिलाइड हेरॉन है आपका। ठीक है। उसके अंदर भी ये देखा जाता है, व्हाइट बिलाइड हेरॉन, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आता है। तो ऐसे कुछ स्पीसीज हैं जिनके बारे में मैं आपको डिटेल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट, जो एक सेशन इसके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कुछ चीजों को बताया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग धीरे धीरे देखेंगे एक अलग सेशन के अंदर। कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कौन से इंडेंजर्ड, और कौन से नियर थ्रीटेन, एक्सटिंक्ट, और ये ऊपर के जो 4-5 है ना, बस उन्हीं को देखना है। ये वाले ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो उन 4-5 को देखेंगे, उसमें कौन कौन आ सकते हैं, क्या क्या सवाल आपके एग्जाम में पूछने योग्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक बात और देखो, प्रीलिम्स के अंदर आपको एक तरीके से आपका जो दायरा है वो सीमित रहता है। आपको सोचना होता है इस तरीके से कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, और उसका आपको वही आंसर देना होता है जो एग्जामिनर ने आंसर बना रखा होता है। लेकिन जो मेंस का एग्जाम आता है, वहां पे आपके लिए एक फील्ड जो है ना वो खुला होता है, और उस फील्ड में अगर आपको कुछ इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाए बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, जहां पे आपको रेड डेटा बुक के बारे में, पशुओं के बारे में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इन सब के बारे में बताना होगा, तो उस समय आपके पास सॉलिड ऐसे 15 से 20 जानवरों के, पक्षियों के नाम होंगे जो इन कैटेगरीज के अंदर होंगे, जिनको आप बड़े अच्छे से एग्जाम्पल्स में पुट करके एक तरीके से अच्छे से सजाकर अपना आंसर लिख सकते हैं। हमेशा जब भी आप कोई आंसर लिखते हैं ना, और कोई उस तरीके का एग्जाम्पल वहां पे पुट कर देते हैं, तो वो निश्चित रूप से आपके लिए एक मार्क्स एक्स्ट्रा लेकर आता है ना। और मेंस के एग्जाम में हर क्वेश्चन में आधे आधे नंबर भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, है ना। आधे आधे नंबर अगर जोड़ते चले जाएंगे तो बाद में पता चलेगा कितने सब्जेक्ट हैं कि आपको 40-50 नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप
आधे आधे नंबर्स के लिए भी हमें लड़ना पड़ता है किसमें, यूपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशंस में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो कुछ चीजें हैं जैसे कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसके बारे में हम समझते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ये होता क्या है। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉर्मन मेयर। क्या नाम था? नॉर्मन मेयर नाम था इनका, नॉर्मन मेयर। अब नॉर्मन मेयर्स ऐसे नहीं है, नॉर्मन मेयर। तो नॉर्मन मेयर्स जो है, इन्होंने सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट दिया था बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। अब बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। एक लेमैन टर्म के रूप में अगर मैं कहूं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहा जाएगा, तो ऐसी जगह पे जहां बायोडायवर्सिटी का मतलब समझ रहे हैं आप, बायो का मतलब लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब वेराइटी, यानी ऐसी जगह पे जहां पे वेराइटी बहुत ज्यादा हो और वहां पे हॉट स्पॉट हो, यानी बहुत ज्यादा वहां पे पाई जा रही हो बहुत, तो इसको क्या बोलेंगे, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट, लेमैन की तरह। लेकिन अगर सही तरीके से इसको डिफाइन किया जाए तो इसकी कुछ क्राइटेरिया रखी जाती है कि किस क्षेत्र को बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट कहा जा सकता है। बात समझ में आई? अब देखो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया यहां पे रखना होगा। ठीक है ना, तो अब सबसे पहला होना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी वहां पे सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी हो, सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी हो, बायोडायवर्सिटी हो। पहली चीज ये, वहां पे क्या हो, एक सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी हो और साथ में थ्रेटेंड या विद डिस्ट्रक्शन के करीब हो, ये है ना, इट मस्ट बी थ्रेटेंड और नियर डिस्ट्रक्शन यानी कि ऐसी जगह है जहां पे मान लीजिए बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर कोई भी खतरा नहीं है, तब क्या वो हॉट स्पॉट कैटेगरी में है? नहीं। यानी कि हॉट स्पॉट की कैटेगरी में वो है जहां पे सिग्निफिकेंट बायोडायवर्सिटी तो है और साथ साथ में वो बायोडायवर्सिटी को लेकर खतरा भी बहुत ज्यादा है, साथ में उसके डिस्ट्रक्शन समाप्त होने का भी खतरा है। तो इस तरीके के जब खतरे हैं तो उस जगह को एक, ये पहला क्राइटेरिया है कि उसको बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंदर उसे रखा जा सकता है। इसके अलावा एक बात और है कि अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर 2% ऐसे क्षेत्र हैं, 2% ऐसे क्षेत्र हैं लैंड एरिया का, 2% ऐसा एरिया है जहां पे बायोडायवर्सिटी 50% पाई जाती है। यानी केवल 2% क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी कितनी पाई जाती है? 50% पाई जाती है। और ऐसे क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं किसके लिए? हॉट स्पॉट। तो ऐसे ही क्षेत्र जो इन 2% के अंदर आते हैं जहां पे बायोडायवर्सिटी 50% तक पाई जाती है, उन्हीं को हॉट स्पॉट के अंतर्गत रखा जाता है। तो पहला क्या था? पहला ये होना चाहिए कि वहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो और वो बायोडायवर्सिटी खतरे में हो। साथ में ये 2% वाले एरिया में आना चाहिए जहां पे बायोडायवर्सिटी 50% है। केवल 2 में ही कितना है? 50% डायवर्सिटी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और ये हो गया, और भी इसकी कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे कि इंडिजिनस जो प्लांट होते हैं, इंडिजिनस जो प्लांट होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा होने चाहिए। वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें खास करके तो इसमें क्या है, कम से कम एट लीस्ट 1500, कितना? 1500 वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, वेस्कुलर प्लांट होने चाहिए, है ना। कितने? कम से कम 1500 होने चाहिए। और ये भी कैसे होने चाहिए? ये इंडेमिक होने चाहिए, इंडेमिक होने चाहिए। इंडेमिक का क्या मतलब होता है बेटा? यानी कि लोकल पाए जाने चाहिए यहां पे, यहां की ये लोकल होने चाहिए, बाहर से ना आए हो, है ना। ऐसे स्पीसीज जो इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? इंडेमिक कहा जाता है, जो अन्य जगह पे ना पाया जाए। तो ऐसे कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट हो तो उनको किसमें रख सकते हैं? हॉट स्पॉट की कैटेगरी में उनको रखा जा सकता है। देखो आप यहां से नोट्स बनाते रहिए, आप नोट्स बनाते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और साथ साथ में अगला पॉइंट यह है कि दे मस्ट हैव लॉस्ट, इट मस्ट हैव लॉस्ट 70% ऑफ नेचुरल हैबिटेट,
नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे 70% जो इसका नेचुरल हैबिटेट था वो क्या हो चुका है, वो लॉस हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो। तो इस तरीके से पूरे दुनिया के अंदर टोटल 35 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। कितने? 35 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए। तो ये सारे क्राइटेरिया आपको याद रखना होगा। क्या क्या क्राइटेरिया बता दिया? एक तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हो, साथ में क्या होना चाहिए, वो थ्रेटेंड होने चाहिए। दूसरा क्या बताया कि वो 2% में होने चाहिए, जहां पे 50% बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। वेस्कुलर प्लांट इंडेमिक कम से कम 1500 होने चाहिए, और साथ में 70% तक जिसका हैबिटेट लॉस हो चुका है। और मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है, वो हैबिटेट लॉस होता है। यानी उसका निवास ही समाप्त हो गया। निवास समाप्त हो गया तो स्पीसीज भी क्या हो जाएगी, वो समाप्त होने के खतरा उसके ऊपर ज्यादा है, सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये आपका हॉटस्पॉट के बारे में रहा। अब हॉटस्पॉट के बारे में बात करें तो हॉटस्पॉट के लिए भारत के अंदर हम इसको बात करते हैं। तो भारत के अंदर हॉटस्पॉट के 2 एरिया हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, इसी के अंदर अंडमान एंड निकोबार, ये भी आ जाता है। तो ये पहला हॉट स्पॉट है नॉर्थ ईस्ट हिमालय, अंडमान एंड निकोबार। और दूसरा हॉट स्पॉट है यह हमारा वेस्टर्न घाट। कौन सा है? वेस्टर्न घाट। तो याद रखिएगा इंडिया में केवल 2 ही क्षेत्र है, 2 ही हॉट स्पॉट है। कौन कौन सा? नॉर्थ ईस्ट हिमालय और ये वेस्टर्न घाट। नॉर्थ ईस्ट हिमालय का ही एक्सटेंशन क्या है आपका? एक्सटेंशन है आपका अंडमान एंड निकोबार और वेस्टर्न घाट। कई सारे बुक में या कई जगह पे ऐसा लिख दिया गया है कि ईस्टर्न घाट में भी हॉट स्पॉट है। तो ईस्टर्न घाट हॉट स्पॉट नहीं है बेटा, केवल 2 ही है, नॉर्थ ईस्ट हिमालय और साथ में आपका वेस्टर्न घाट। ये 2 यानी कि ये पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व हिमालय का जो क्षेत्र है और अंडमान निकोबार तक, ये हॉट स्पॉट के कैटेगरी में इंडिया में आते हैं। पूर्वी जो घाट है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझ में आई? अब जरा इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं, उन सवालों को हम देखेंगे और उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड है। सबसे पहले क्वेश्चन है इसके, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स known as aflatoxins which are not generally destroyed by normal cooking process. Aflatoxin are produced by, तो aflatoxin एक देखो, ये बीच में इस तरीके की न्यूज आई थी ऑयल सीड से रिलेटेड, ठीक है ना, ग्रेन से रिलेटेड। तो इसके ऊपर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बना दिया था 2013 के अंदर। ठीक, तो इस तरीके से जो न्यूज में रहता है वह न्यूज से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, तो हमें न्यूज पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मॉल्ड्स या वायरस। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन बनता है ये मॉल्ड्स की वजह से बनता है बेटा। किसकी वजह से? मॉल्ड्स की वजह से बनता है। और ये कुकिंग के समय भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो हेल्थ को बहुत ज्यादा ये नुकसान करता है। तो ये आपका एक सवाल। एक क्वेश्चन और हम इसके आगे कई सारे सवाल मैं लेकर आता रहता हूं और कई सवाल आपके लिए है जो पहले सालों में पूछे गए हैं, और नए क्वेश्चन भी आपको मैं बना कर दूंगा जो करंट अफेयर्स के ऊपर है, जिसको आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल एरिया। किसी जियोग्राफिकल एरिया में निम्नलिखित में से कौन सा बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है? तो सबसे पहला है ग्लोबल वार्मिंग। तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर चेंज होगा, और आप जानते हैं कि हर स्पीसीज का टेम्परेचर को लेकर एक लगाव रहता है कि किस टेम्परेचर पे वो जिंदा रहेगा। और साथ में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा? हैबिटेट लॉस होगा। साथ में बहुत सारे आइलैंड हैं जहां पे कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज पाई जाती हैं, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा तो बर्फ पिघलेंगे, और बर्फ पिघलेंगे तो सी लेवल जो है वो हाई होगा। सी लेवल जब ऊपर आएगा तो कई सारे ऐसे आइलैंड कंट्रीज होंगे, कई सारे आइलैंड कंट्रीज जो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। और इन सब चीजों को लेकर सोलोमन आइलैंड है, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस भी किया। बात समझ में आई?
तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें चल रही हैं दुनिया के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग, यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, दूसरी अगर हम बात करें इसमें, दूसरा कह रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, और ये तो सबसे बड़ा कारण है भाई। किसी का अगर हैबिटेट लॉस हो जाए तो यानी आवास समाप्त हो जाए तो बायोडाइवर्सिटी तो वहां पे कम होना ही है। तीसरा, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज। अगर आप प्रीवियस लेक्चर पढ़ें तो ये सारी चीजें आपको मिलेगा। जैसे वाटर हाइसिंथ के बारे में मैंने बताया था, किसके बारे में बताया था, वाटर हाइसिंथ। इसको हिंदी में जलकुंभी कहा जाता है। ये क्या करती है, जलकुंभी अगर जल के अंदर डाल दिया गया तो उस पूरे एरिया में जलकुंभी फैल जाती है, पूरे तालाब को ये कवर कर लेगी और उस तालाब में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए फिर खतरा हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है। तो इन सभी के कारण ये भी खतरनाक है। जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं, जो किसी नए क्षेत्र में जाकर वहां पे रहना शुरू कर देती है और बहुत ज्यादा रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं, बाकी स्पीसीज को खाने या दूसरे स्पीसीज के ऊपर निर्भर है तो उनकी सफाई भी कर देती हैं। तो ये क्या, इन्वेजन एलियन स्पीसीज। और फिर प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म की बात करें हम, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से हो सकता है कि वेजिटेरियनिज्म बहुत ज्यादा अगर प्रमोट किया जाए तो ये एक हद तक अगर ज्यादा प्रमोट कर दिया गया तो ये भी खतरा हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2012 ये सवाल है, आपको बताना है कि प्रमोशन ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस आर यूज्ड। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते हैं कि जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर इसको तोड़ने का काम करता है और इसको एक नेसेंट ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसको रेफ्रिजरेटर्स या कूलिंग एजेंट्स में यूज किया जाता है, ये इतना खतरनाक है। तो क्या पूछा जाता है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम। ठीक है, तो प्लास्टिक फोम के प्रोडक्शन में क्या इसको यूज किया जाता है, तो बिल्कुल इसको यूज किया जाता है, सही है। इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, तो ट्यूबलेस टायर के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग नहीं होता है। फिर है इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये भी सही है। और इसके बाद है चौथा, एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन द एरोसॉल कैंस, तो ये भी सही है। तो इस तरीके से इसका आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो आप जब चीजों को पढ़ेंगे, जब तक थोड़ा डीप जाके करंट अफेयर को नहीं पढ़ेंगे तब तक चीजों को आप अच्छी तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 3 of the following criteria have contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and the Indo-Burman region as hot spot of biodiversity। तो अभी हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ाया मैंने, तो इसमें कौन कौन सा इसमें से 3 है आपको ये देखना है। तो सबसे पहले यहां पे बात करें हम स्पीसीज रिचनेस, तो पहले ही मैंने बताया कि जिस वो एरिया हॉट स्पॉट के अंदर होगा जहां पे बहुत सारे स्पीसीज पाई जाती हो, तो वो किस में आएगा, हॉट स्पॉट के अंदर वो आएगा। दूसरा, इसमें अगर हम बात करें यहां पे तो वेजिटेशन डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में मैंने नहीं कहा था वहां पर। अगर आप ध्यान दें तो डेंसिटी के बारे में नहीं बताया था, बल्कि क्या बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ, यानी कि कितने प्रकार के जीव वहां पर पाए जाते। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब इलिमिनेशन मेथड भी हम लगा सकते हैं कि जहां कहीं पर भी 2 हमें दिखाई पड़ता हो उसे हटा दो, 2 को हटा दिया, और जहां हमें 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको भी हटा दो, तो उसको भी हटा दिया। तो क्या मिल गया हमको, सी ऑप्शन मिल गया सीधे सीधे। बाकी कुछ देखना ही था, शुरू में 2 देखा वो हो गया, आगे देख भी लेते हैं। तो इंडेमिज्म मैंने आपको बताया था कि वस्कुलर प्लांट के 1500 प्लांट होने चाहिए जो कि क्या होने चाहिए, इंडेमिक होना चाहिए, है ना। तो ये भी आपको देख सकते हैं आप आंसर में, ठीक है ना। और थ्रीट परसेप्शन 5वां अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है थ्रीट परसेप्शन, तो ये भी सही है। तो आप सीधी सी बात है 3 ही चूज करना था, तो 1, 3 और 5 आपने चूज करना था। तो इस तरीके से आप चूज करके आप सही कर सकते हैं। कई बार इलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है। हाँ, अब थोड़ा सा
सतर्क रहने की जरूरत है अब जो पूछा जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर समझ गए कि बच्चे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अभी भी कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज होने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए, और करंट अफेयर्स से जब मैं सवाल लेकर आऊंगा तो उसको जरूर से जरूर करना आप साथ में मिलकर। ठीक है, आइए सवाल अगला बढ़ते हैं हम लोग। Which one of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? तो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए कौन सा इसमें से साइट नहीं है? इन सीटू और एक सीटू कंजर्वेशन बताया था। इन सीटू का मतलब होता है, इन सीटू का मतलब होता है कि उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल इन्वायरमेंट में, अगर उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में उसको प्रिजर्व किया जाए तो इसको बोला जाता है इन सीटू। और अगर एक्स सीटू की बात करें, एक्स सीटू, तो इसको कहीं बाहर कैप्टिविटी में रखा जाए, कहीं बाहर कैप्टिविटी के अंदर रखा जाए, नेचुरल इन्वायरमेंट के बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो जरा देख लेते हैं इसमें क्या सही हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व तो उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही होता है, नेशनल पार्क भी उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेचुरल इन्वायरमेंट में होता है। ये बॉटेनिकल गार्डन जो होता है ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट एक तरीके से होता है, और मैंने आपको इसमें बताया भी था कि ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी ही यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट सवाल इसमें देखते हैं क्या ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना, क्योंकि अगर हम माने ये अर्थ है और ये क्या है? इक्वेटर, तो जब हम लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो जो टेम्परेचर है वो घटता है ना, टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो टेम्परेचर कहाँ ज्यादा? इक्वेटर पे तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, और जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू द हायर एल्टीट्यूड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप स्ट्रेटिफिकेशन देखने का कोशिश करें तो आप देखें तो जो लोअर लैटिट्यूड पे ज्यादा घने जंगल और बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी, और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप क्या देखेंगे कि अगर वहां पे बारिश अच्छी होती है उस एरिया में, तो शुरू में रेन फॉरेस्ट, फिर धीरे धीरे डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर धीरे धीरे आपको एल्पाइन फॉरेस्ट, इस तरीके का एक स्ट्रेटिफिकेशन दिखाई पड़ेगा पर्वतों पर। तो नीचे वाला जो एरिया होता है वहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही का मतलब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। कभी भी आप पहाड़ वगैरह पे गए हो तो आप इस तरीके की चीजें अनुभव कर लेंगे, और नहीं गए हैं तो जल्दी से पढ़ाई करके नौकरी अच्छी जबरदस्त सिविल सर्विसेज में अगर आप जाते हैं, आप यूपीएससी के अंदर, तो वहां पर आपको अपने आप भारत भ्रमण कराया जाएगा। तो ये सारी चीजें आप स्वयं देखेंगे। जितने बायोडाइवर्सिटी और चीजों की मैं बात कर रहा हूं वो आपके आंखों के सामने होगा। आपकी ड्रीम जो छोटे छोटे सपने होते हैं ना, वो केवल एक एग्जाम आप पूरा करके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे आपके। तो आप मन लगाइए, पढ़ाई करिए, हम तो आपके साथ में हैं ही। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात करें। एक और सवाल देखते हैं यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन। इस रीजन को कंसीडर करना है। क्या है? ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इनको हमें कंसीडर करना है। ठीक है, और इसमें हमें बताना है विच ऑफ द एबव आर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। तो इसमें देखो हिमालय तो पहली बात बिल्कुल सही है। तो जहां पे भी एक ऑप्शन नहीं हो ईस्टर्न, आपको बताया नॉर्थ ईस्ट हिमालय, तो जहां पर ईस्टर्न हिमालय नहीं है उसको तो सीधे सीधे हटा दो, यानी कि सी चला गया, है ना। अब 1 2 3, अब ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन रीजन है, पूर्वी जो मेडिटेरेनियन रीजन है, ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है। तो जहां पर 2 न दिख रहा हो उसे भी हटा दो आप। तो यहां इसे भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी और डी बचता है। तो बेटा एक बात और, ये नॉर्थ वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है, तो अगर आप नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया को मैं एक ऐसे ही बना दूं, चलिए ये मान लो कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ये रहा नॉर्थ,
और ये रहा वेस्टर्न। ये एरिया अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो इधर आपको बहुत सारे डेजर्ट दिखाई पड़ेंगे, यानी कि उस एरिया में तो इतना हॉट स्पॉट होने की संभावनाएं नहीं है। तो इसका मतलब कि ये थर्ड क्या है, ये गलत है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार आप ज्योग्राफी जानते हैं उस क्षेत्र की, तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉट स्पॉट यहां पे हो सकता है कि हॉट स्पॉट यहां पर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए एक और सवाल यहां पर हमारे सामने है, और इस सवाल को देखेंगे कि क्या ये सवाल क्या कहता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल इशू ऑफ इंडिया। भारत के अंदर इन्वायरमेंटल इशू, इससे संबंधित ये कुछ स्टेटमेंट है, जरा देखें। गल्फ ऑफ मन्नार इज वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, तो क्या ये सही है गलत है? तो गल्फ ऑफ मन्नार क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरा, द गंगा एक्शन प्लान फेज 2 हैज बीन मर्ज विद द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये भी सही है। तीसरा, द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एट द न्यू दिल्ली इम्पार्ट नन फॉर्मल एजुकेशन इन एनवायरमेंटल एंड कंजर्वेशन न्यू, ठीक है ना, तो ये भी सही है। आगे है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम ENVIS एक्ट एज अ डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, चारों स्टेटमेंट इसके सही है। तो कई बार इसी तरीके से बड़े लेंदी क्वेश्चन रहते हैं आपके यूपीएससी के अंदर, और यूपीएससी का नाम ही लेंदी होना है। ठीक है, आपको नॉलेज हो, आप एनालिटिकल पावर है, तो आप ऐसे सवालों को लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में चर्चा किया है। जब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, तो उस समय हम इससे आगे फर्दर हम बढ़ेंगे और प्लांट के बारे में, जो स्टेटिफिकेशन के बारे में चर्चा किया था, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें क्या क्या चीजें थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कुछ की फाइंडिंग्स देखेंगे कि की फाइंडिंग्स क्या क्या रहा ये फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है ना, कार्बन स्टॉक क्या होता है, फॉरेस्ट फायर, मैंग्रोव, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बैम्बू कवर कितना है, कैसे है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर इको सेंसिटिव जोन, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कुछ बातें, यानी कि बायोडायवर्सिटी से संबंधित बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, बहुत तेजी से चलने के प्रयास नहीं करेंगे। सवालों में मैं थोड़ा तेजी से रखता हूं ताकि आप खुद भी जाएंगे, आप खुद भी प्रयास करेंगे इन सवालों को लगाने का। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर से आपसे मैं मिलूंगा। मैं हूं हिमांशु राय और आप जुड़े हुए हैं रेस IAS के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।